दिस वीडियो इज फॉर शुभांकर मिश्रा। आपने क्या बोला? हम लोग अनाथ हो गए। आपकी आर्मी में सबसे ब्रेव सोल्जर्स हमारे गोरखाली हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ आपका व्यवहार है ना, वैसा ही आप हमारे साथ करना चाहते हैं। नेपाल इतना सा है, आपका इंडिया इतना बड़ा है, तब भी आप लोग हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे। आपकी खुद की सरकार यदि नेपाल में इंटरफेयर नहीं करेगी ना, तो हमारा नेपाल और भी अच्छा होगा। आपके देश की जनता हमारे यहाँ नेपाल में आके भीख मांगते हैं। वर्ड्स का चयन अच्छे से करें। ये वीडियो नेपाल की एक बहन के लिए है, जो ना सिर्फ एक पत्रकार बल्कि हमारे देश के बारे में भला बुरा करे। आपके जैसे नहीं है, किसी का भी रेप कर देंगे, किसी का भी मर्डर कर देंगे, किसी को भी लटका देंगे पंखे से। ऐसे अपशब्द जिसे सुनकर आपको भी दिल से बुरा लगे। अगर बात सिर्फ एक पत्रकार की होती, यानी शुभांकर सर की होती, तो शायद हम जवाब न दिए होते। मगर उसने बात देश की है, हमारे देश की इंसल्ट हुई है और हम चुप नहीं रहे। आप भी सुनिए उसकी बात, किस तरह से वो हमारे भारत के बारे में कितनी घटिया बातें बोली है। तो हम किस एंगल से अनाथ लग रहे हैं? बाय द वे आपकी सरकार, आपकी खुद की सरकार यदि नेपाल में इंटरफेयर नहीं करेगी ना, तो हमारा नेपाल और भी अच्छा होगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि शुभांकर सर के अनाथ शब्द का कॉन्टेक्स्ट गलत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आंदोलन ने नेपाल को अनाथ भी कर दिया? सवाल ये भी कि नेपाल अब किसका है, क्योंकि 17 सालों में 15 बार प्रधानमंत्री बदलने वाला नेपाल आज अनाथ खड़ा है। वो बस पेनफुल रियलिटी दिखाना चाहते थे, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही है। आपको भी पता होगा मैम, बिना माँ बाप के एक घर के बच्चे अनाथ सा ही समझा जाता है। उसी प्रकार अगर किसी देश में सरकार ना हो, वहाँ के आम जनता, वहाँ के सभी नागरिक अनाथ ही समझा जाए। चलो फिर भी मान लिया एक शब्द शुभांकर सर से गलत निकल गया, पर क्या ये गलत नहीं है? एक शब्द के बदले बार बार आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो आप कर रही हैं लगातार इंडिया नेपाल कंपैरिजन। तो अनाथ कौन हुआ? अनाथ तुम, अनाथ हम? अनाथ कौन? हम या आप? अनाथ कौन? बाय द वे, क्या ये सही है? अब दूसरी बात पर आपने कहा कि हम इंटरफेयर ना करें, हमारी सरकार ना करे तो बेहतर, और आपका देश शायद हमारे इंटरफेरेंस ना करने से बहुत आगे होता है, राइट? आपने कहा कि डू यू थिंक ये इंटरफेरेंस है? जहाँ तक मुझे पता है, आज तक आपके नेपाल के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। जो काम वो कर रहे हैं, अगर आपको वो इंटरफेयर लग रहा है, मैं कहूँगी ये सिर्फ आपकी नासमझी है। और सबसे तीखी बात जो आपने कही, आप जेनजीस ने जो आपके करप्ट नेताओं के साथ किया, वो हमारे साथ करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कहा था ना, मुझे ये नहीं पता आप करने से हिचकिचाओ या नहीं, लेकिन आपको कहने से जरूर हिचकिचाना चाहिए। मैं कि आपके इंडिया, आपकी इंडियन सरकार को बोलिएगा इस बात में इंटरफेयर ना करें। इस तरह हमने अपने करप्ट भ्रष्टाचारी नेता लोग की हालत की है, बेटा भी हम लोग वही हालत करने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। ये आपकी मेंटालिटी या आपके वर्ड्स बहुत ही हार्श और बहुत ही ऑफेंसिव है। आपने कहा था कि मिश्रा जी, आप लोग ना बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए, लेकिन जरा ये सोच के जरा ये वर्ड्स का चयन अच्छे से करें। आपको मैं बोल रही हूँ कि आप अपने शब्द पे ध्यान दीजिए, आप सोच समझ कर अपने वर्ड्स का चयन कीजिए। बाय द वे मैम, ऑलवेज रिमेम्बर, हम इंडियंस प्यार, दोस्ती, सम्मान पर विश्वास करते हैं, लेकिन इज्जत के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आपकी आर्मी में सबसे ब्रेव सोल्जर्स हमारे गोरखाली हैं। हमारी पावर की वजह से, हमारी नेपलीज के पावर की वजह से, हमारे गोरखाली की हिम्मत की वजह से आप हमें अनाथ कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी एंड फ्रेंकली स्पीक, मुझे आपकी बातें सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, ये सोचकर कि आपके दिमाग में ऐसे नैरेटिव आए कैसे। आप ये क्लेम कर रही हैं कि भारत की ताकत नेपाल की वजह से है,
नेपाली गोरखा सोल्जर्स की वजह से। मैम मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, गोरखा सोल्जर्स चाहे नेपाल से हो या फिर इंडिया से, मैं उनको और उनकी वीरता को दिल से सल्यूट करती हूँ। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, गोरखा राइफल्स भारत की शान है, भारत की ताकत है और हम उन पे फख्र करते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, भारत की ताकत सिर्फ एक ग्रुप या फिर एक रेजिमेंट से नहीं बनती। भारत की ताकत बनती है हमारे देश के 146 करोड़ लोग, हमारे 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे आईटी सेक्टर, हमारे साइंटिस्ट जो चंद्रयान को चांद तक लेकर गए और हमारे किसान जो पूरे देश को खिलाते हैं, इन सब से मिलकर बनती है। इसलिए ये कहना कि भारत की ताकत या स्ट्रेंथ नेपाल की वजह से है, ये ना सिर्फ फैक्चुअली गलत है, बल्कि भारत के उन तमाम लोगों को इग्नोर करना है जो भारत को सहयोग करते हैं। बाय द वे, आपकी कंट्री में ना हमारी कंट्री से ना 100 टाइम्स ज्यादा करप्शन है, 100 टाइम्स ज्यादा रेप केसेस हैं, 100 टाइम्स ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस आपके देश में बेटियों को जिस तरह से पेट में मारा जाता है ना, वो तो किसी कंट्री में भी नहीं होता है। एंड बाय द वे मैम, आप जो ये बार बार 100 टाइम्स करप्शन और सोशल इश्यूज का जिक्र कर रही हो, पहले फैक्ट समझो। हमारे भारत की टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ है और वहीं नेपाल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है। जवाब आपके सामने है। मतलब अगर एब्सोल्यूट नंबर देखें तो ऑब्वियसली भारत में ज्यादा दिखेगा, बिकॉज ये कोई मोरालिटी या पावर का मेजर नहीं है, ये बस स्केल का डिफरेंस है। और हाँ, ये याद रखिए, हर देश में करप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप केसेस होते हैं। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और हर देश अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इसे हैंडल करता है। सोचा कीजिए, हमारा नेपाल इतना सा है, आपका इंडिया इतना बड़ा है, तब भी आप लोग हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। कितने सालों से जिस तरह पाकिस्तान के साथ आपका व्यवहार है ना, वैसा ही आप हमारे साथ करना चाहते हैं, बट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारी पावर की वजह से। अगर इंडिया सच में नेपाल को मिटाना चाहता तो आज नक्शे में नेपाल नाम का कोई देश दिखता ही नहीं। दीदी, कब्जा तो दूर की बात है, हमने आपको एक खरोच तक नहीं दी है, खरोच भी दूर की बात है, हमने तो हर मुसीबत में आपका साथ दिया है। 2015 के भूकंप में राहत और पुनर्निर्माण में हाथ बढ़ाया, स्कूल, अस्पताल, सड़क और ट्रेन जैसी चीजों में मदद की, मेडिकल और आपदा प्रबंधन में लगातार सहयोग दिया। हर मुश्किल में भारत नेपाल का सच्चा भाई बना रहा। आप कहती हैं भारत पाकिस्तान के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही नेपाल के साथ करना चाहता है। पहले आप ये समझिए, पाकिस्तान और नेपाल का तुलना करना ही गलत है। अगर आपको ये पता होता कि भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कैसा व्यवहार किया है तो शायद आप ये बात ना कहती। जानना चाहोगे पाकिस्तान ने हमें क्या क्या तोहफे दिए हैं? 2025 पहलगाम अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, 2008 ताज होटल अटैक, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 1999 कारगिल युद्ध और भी बहुत सारे घाव। इन सभी घाव के बावजूद इंडिया सोच समझकर कानून और इंसानियत के दायरे में रहकर जवाब दिया। मैं मानती हूँ इंडिया ने जवाब भी दिया, पर सोच समझकर और सही तरीके से। दीदी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले इंडिया को जानो फिर अपनी जुबान चलाओ। और हाँ, नेपाल हमारा भाई है, हमारा अपना है। और आप तुलना भी किससे कर रहे हो? पाकिस्तान से, वो तो हमारा दुश्मन है। यार दीदी, आपको इतना भी नहीं पता कि भाई की तुलना दुश्मन से नहीं करते। आपके मतलब टिकटॉक कितने सालों से बंद है, खोल पाए हैं? नहीं। आपके यहाँ तो सालों से टिकटॉक बंद है, खोल पाए हो? नहीं। अरे बहन सुनो, जब खोलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारी सरकार जो भी फैसला लेती है वो हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य और हमारे देश की इज्जत के लिए लेती है। हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश है, ना कि कोई टिकटॉक जैसी है। और आपको एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर देश की पॉलिसी अलग होती है। भारत ने टिकटॉक इसीलिए बैन किया था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, हमारे डेटा और हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है।
आपके यहाँ जो बैन हुआ था ना, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके नेताओं को अपनी कुर्सी बचानी थी। उन्हें अपनी ही युवाओं की आवाज से डर लग रहा था। फर्क समझो बहन, एक बैन होता है अपनी देश बचाने के लिए और एक बैन होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अब आप सोचो, मजाक किसका बनना चाहिए, आपका या हमारा? आपके देश की जनता हमारे यहाँ नेपाल में आके भीख मांगते हैं। अनाथ कौन? हमारी देश की जनता आपके देश में जाके काम करते हैं, घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, लेकिन भीख मांग के कोई भी नहीं। लाइक सीरियसली यार, ये बात सुनकर ना मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। अगर खून पसीना बहाकर इज्जत की रोटी कमाना आपकी नजर में भीख मांगने जैसा है तो हाँ, हम भीख मांगते हैं, बल्कि पूरे भारत के लोग भीख मांगते हैं। पर सुनो आप, हमारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, वो मेहनत है, वो इज्जत की कमाई है, उसे भीख का नाम नहीं दे सकते। रोटी कमाना कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म तो उसमें है जो इज्जत की कमाई को, मेहनत की कमाई को भीख का नाम दे देते हैं। वैसे एक सवाल है आपसे, नेपाल में ऐसी कौन सी धन दौलत, कौन सा खजाना छुपा है जिसके लिए भारत जैसे देश के लोग को आपके यहाँ भीख मांगने जाना पड़ रहा है? आपको एक बात पता ना हो तो मैं बता दूं, जो भारत नेपाल को बिजली, सड़क, स्कूल से लेकर वैक्सीन और रोजगार सब देता है, वो भला भीख कैसे मांग सकता है? मुझे लगता है आपको आज तक भीख शब्द का मतलब किसी ने नहीं बताया। चलिए मैं बता देती हूँ। भीख वो होती है जो हाथ फैलाकर मांगी जाती है, और इज्जत वो होती है जो सिर उठाकर कमाई जाती है। हम सिर उठाकर जीते हैं बहन, और भारत की यही शान है। हमारे देश में आपकी जनता काम करे, चाहे वो किचन का काम हो, घर का काम हो, गेट का काम हो, तो वो मेहनत है, इज्जत की कमाई है। और वही काम अगर हमारी जनता आपके यहाँ करे तो वो भीख कैसे हो गया अचानक से? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपका काम काम और हमारा काम भीख,